नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं ब्रेक के बाद। 24 का दूसरा संग्राम आप देख रहे हैं और सेकेंड फेज के वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, मतदान की शुरुआत हो चुकी है। तो तमाम लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलिए। अभी भी अगर आप नहीं निकले हैं तो तुरंत ही अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट करने के लिए जाइए, क्योंकि मतदान है आपका अधिकार है और आपकी ही चुनी हुई सरकार आनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि आप मतदान केंद्रों पर जाइए और वोट कीजिए। तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश की 6 और रहे हैं 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन देश भर की 13 राज्यों की 88 सीटें जिन पर आज दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। राहुल गांधी, इधर दूसरी तरफ शशि थरूर, स्पीकर लोकसभा के ओम बिरला, उनकी सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी कई दिग्गज जो इस वक्त मैदान में है उनकी साख दाव पर लगी हुई है। तो दोनों तरफ मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी जहां लगातार अपने 10 सालों की उपलब्धियां गिना रही है, राम मंदिर निर्माण और उसके साथ ही राष्ट्रवाद का मुद्दा और बीजेपी के प्रत्याशी मोदी की गारंटीज को लेकर मैदान में है, मोदी के चेहरे को लेकर मैदान में है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने 10 साल में महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। तो ये तमाम मुद्दे जो बीजेपी और कांग्रेस की ओर से उठाए जाते रहे, लेकिन इन्हीं सबके बीच आज दिन है मतदाताओं का। तमाम दावे, तमाम वादे, तमाम जिस तरह के आश्वासन दिए गए, भरोसे दिलाए गए, उन सबके बीच आज मतदाता पहुंच रहे हैं अलग अलग मतदान केंद्रों पर और इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज करने वाले हैं। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन दूसरे चरण का चुनाव, और आप तस्वीरें देख सकते हैं, मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। पहले चरण की 6 सीटें मध्य प्रदेश की जब चुनाव हुए तो उन पर वोटिंग परसेंटेज घट गया, जिसके कारण चिंताएं बीजेपी की खासतौर पर बढ़ गई। हालांकि कांग्रेस इसे जरूर अपने पक्ष में बताती नजर आ रही है। बीजेपी ने इस पर चिंतन मनन शुरू किया और प्रयास किए गए कि दूसरे चरण के इन सीटों पर वोटिंग परसेंटेज को खासतौर पर बढ़ाया जा सके। और चलिए अब रीवा की बात करते। देखिए एक एक करके सीटों की बात करेंगे कि किस तरह के समीकरण यहाँ रहने वाले हैं। देखिए रीवा में मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल गांधी। तो 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग है और देखिए 6 सीटों पर मध्य प्रदेश की वोट डाले जाने वाले हैं जा रहे और लोग अपने घरों से निकलना शुरू भी हो गया। रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, होशंगाबाद और खजुराहो में वोटिंग लगातार जारी है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है और हमारे जो रिपोर्टर्स है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है, लगातार आपको अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग मतदान केंद्रों की जानकारी भी दे रहे हैं। और तो चलिए हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रशंसा इस वक्त जुड़ गई हैं और तमाम सीटों के बारे में वो जानकारी देंगे। ओवर टू यू प्रशंसा। बिल्कुल शुक्रिया ललित। तो देखिए 24 का संग्राम है आज और चुनावी रण में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज वोटिंग होना शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सीट रीवा की जानकारी आपको दे देते। देखिए यहाँ पर रीवा से कौन आमने सामने ये आपको बता देते। बीजेपी से जनार्दन मिश्रा एक बार फिर से चुनावी समर में उतरे हुए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, एक बार फिर से उनको मौका दिया गया है। तो देखिए कांग्रेस की तरफ से नीलम मिश्रा यानी कि महिला उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है। तो दोनों के बीच में कह सकते हैं टफ फाइट देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए लोकसभा सीट रीवा जो कि लगातार बीजेपी का गढ़ रही है, बीजेपी लगातार यहाँ पर जीती हुई नजर आई है। इस बार भी सभी की नजरें टिकी हुई है कि जनता जनार्दन आखिरकार किसका साथ देगी। लेकिन कितने कुल वोटर है यहाँ पर वो भी आपको बता देते हैं कि कितने वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर रीवा सीट की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है शाम 7 बजे से। देखिए कुल कितने वोटर्स है यहाँ पर, 18,42,000 कुल वोटर्स है इस सीट पर, जो कि आज अपने घरों से निकल रहे ये फैसला करने के लिए कि वो जनप्रतिनिधि के तौर पर किसको देखना चाहते हैं। पुरुष मतदाताओं की बात कर ले तो 9,63,000 पुरुष मतदाताओं की संख्या यहाँ पर है। महिला वोटर्स की बात करें काफी ज्यादा निर्णायक साबित होती है, 8,81,000 महिला वोटर्स यहाँ पर है। साइलेंट वोटर्स कही जाती है, लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इनका एक एक वोट रहता है। तो देखिए रीवा का समीकरण क्या है वो भी जल्दी से आपको समझा देते हैं। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में कांटे की टक्कर, यानी कि टफ फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये वो सीट है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। बीजेपी हालांकि यहाँ से जीती हुई नजर आई है। राष्ट्रीय बनाम स्थानीय मुद्दे पर लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही, तो कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी यहाँ पर हावी हैं, तो कुछ स्थानीय मुद्दे भी
इस सीट पर हावी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जनार्दन मिश्रा के खिलाफ पार्टी में नाराजगी का एक बड़ा फैक्टर भी है। हालांकि बीजेपी के लिए थोड़ी चुनौती हो सकता है, चैलेंजेस यहां पर हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में टफ फाइट देखने को मिल रही। तो देखिए, नीलम मिश्रा कांग्रेस की ओर से दमदार चेहरा, यानी कि बीजेपी के लिए थोड़ी सी यहां पर टफ फाइट देखने को मिल सकती है और इसलिए कहा जा रहा है कि रीवा में कांटे की टक्कर है। तो देखिए, ये तो रीवा की चुनावी समीकरण हमने आपको समझा दिया। अगली सीट की भी एक एक जानकारी आपको देंगे, लेकिन सीधा रुक करेंगे नेक्स्ट स्टूडियो का। ओवर टू यू जय। बहुत शुक्रिया आपका प्रशंसा। तो तमाम जो सीटें हैं उनके समीकरण हमने समझ लिए, लेकिन इस वक्त सीधे आपको अपने सहयोगियों के पास लेकर चलते हैं। उसके बाद हमारे साथ राजनीतिक मेहमान इस वक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं, उनसे भी परिचय करवाएंगे और उनसे आगे बातचीत करेंगे। मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और इसके साथ ही तमाम जो चीजें इन चुनावों में दूसरे चरण में उठाई गई हैं उन पर भी बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो सहयोगी भी जुड़ गए हैं, आपको नजर आ रहे हैं। कवर्धा से संतोष और खजुराहो में इस वक्त मौजूद हैं सूरज शर्मा। संतोष, पहले चलिए आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कांग्रेस से रवि सक्सेना और बीजेपी से शिवम शुक्ला जी, जो इस वक्त भोपाल स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। छत्तीसगढ़ से भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत करते हुए शिवम जी, ओपनिंग रिमार्क आपसे, उसके बाद में अपने सहयोगियों के पास लौटूंगी। क्या कहेंगे, दूसरे चरण का चुनाव, 6 सीटें मध्य प्रदेश की, और पहले चरण को अगर देखें तो वोटिंग परसेंटेज घटा, जिस पर बीजेपी ने चिंतन मनन भी शुरू कर दिया, लेकिन इस सीट से और इन दूसरे चरण से कितनी उम्मीद है बीजेपी को? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज़ यह है कि आज लोकतंत्र के महापर्व का यह दूसरा अध्याय है, तो स्वाभाविक तौर पर मैं समस्त मध्य प्रदेश वासी, जिन भी अंचलों में चुनाव है, उन सीटों के रहवासियों से, मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि इस महायज्ञ में अपने हिस्से की आहुति अर्पित करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपने कहा कि पहले चरण में वोटिंग कम होने के पश्चात हमारे माथे की चिंता की लकीरें गहरी हुई होंगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप स्पष्टता के साथ समझ लीजिए, जिन भी अंचलों में पहले चरण की वोटिंग हुई थी वहां पर शादी विवाह का सीजन था, इसके साथ ही साथ ग्रामीण अंचल ज्यादातर थे जहां पर फसलों की कटाई का भी यह सीजन होता है, और फिर उसके साथ ही साथ गर्मी भी एक बड़ा फैक्टर बनकर के सामने आई थी। तो स्वाभाविक तौर पर उसकी वजह से भले मतदान प्रतिशत कम हुआ हो, लेकिन कितना प्रतिशत मतदान हुआ उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है किन लोगों ने मतदान किया। तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने मतदान किया जो प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित थे, जो प्रधानमंत्री जी के विश्वसनीय चेहरे पर विश्वास रखते थे। कि जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है या जो लोग मतदाता घरों से बाहर निकले हैं उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया, कितने आश्वस्त ऐसे? देखिए, सबसे अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता तो स्वाभाविक तौर पर मतदान प्रतिशत बढ़ने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण रहते हैं। पहला, या तो किसी इनकम्बेंट गवर्नमेंट के खिलाफ नाराजगी हो, उसको बदलने के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ता है, या फिर दूसरा, किसी ऐसा विपक्ष विश्वसनीय चेहरा लेकर के आए जिसको जनता जिता करके उस पद तक भेजना चाहती हो। जनता के बीच एक ऐसा वातावरण है कि प्रधानमंत्री जी प्रचंड जनादेश के साथ वापस आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो लोग भी वोटर टर्नआउट के रूप में वहां पर दिखाई पड़े, वह उनमें से अधिकतर प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर विश्वास कर रहे थे, कमल के निशान पर विश्वास कर रहे थे, और उसी के बलबूते हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अब की बार 400 पार का जो नारा हमने दिया है वह इन चुनावों में जीवंत होने जा रहा है, और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की जनता अपने आशीर्वाद और अपने मत से हमें अभिसिंचित करने वाली है। रवि जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, देखिए ये फर्स्ट फेज में हमने देखा कि काफी कम मतदान हुआ है, उसका एक प्रभाव लग रहा है आपको कि कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है। और दूसरी बात जो है, कुछ नए मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने दे दिए भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, आपने नए मुद्दे ला दिए, चाहे वो फिर संपत्ति वाला मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे जो चाहे राहुल गांधी या फिर उन्होंने कुछ कहा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट रिमार्क। सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप लोग घरों से बाहर निकलें और जो हमारा मतदान, जो कि आपका अधिकार है, जो प्रजातंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, उसका उपयोग करिए और सरकारें आप जो बदल सकते हैं उन सरकारों को बदलिए। पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कही कि मतदान प्रतिशत कम हुआ तो हमारे भाजपा के मित्र बड़े प्रसन्न थे कि हाँ बढ़िया हो गया, ये तो हमारे ही पक्ष में गया है और मोदी जी की गारंटी जो है वो जो है फलीभूत हो गई। अब देखिए, मोदी जी ने तो कभी कोई गारंटी वारंटी दी नहीं है, वो तो जुमलेबाजी करते हैं। अब जुमले चलने नहीं है तो अब क्या करें, तो जुमले का नाम रख दिया गारंटी। गारंटी तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में यूज किया था और हमने गारंटियां दी थी, 5 गारंटियां दी थी, और जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने वो 5 गारंटियां वहां पे लागू की।
उसके बाद हिमाचल में हमने गारंटियां दी और वो सारी की सारी गारंटियां सरकार बनते से ही हमने लागू करी। तीसरा स्टेट आया तेलंगाना। तेलंगाना में फिर हमने गारंटियां दी 5 और पांचों की पांचों गारंटियां सरकार बनते ही हमने पूरी की। तो मोदी जी को लगा रहे यार ये तो गारंटी बड़ा शब्द अच्छा है, हमारे जुमले से तो बहुत ही बढ़िया है, तो गारंटी गारंटी गारंटी। लेकिन वो गारंटी पे गारंटी देने लग गए ना, क्योंकि आप वो गारंटी मैंने दे कहा ना, तो जो गारंटी पे गारंटी दिए मतलब वो फर्जी माल है, ये मान के चलिए, वो जुमला है। और आज तक मोदी जी का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जो कहा है वो कभी किया नहीं है, चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी की बात हो, चाहे बुलेट ट्रेन की बात हो, ऐसे 1000 में आपको इंस्टांट गिना सकता हूं जो उन्होंने समय समय पे कहे, कई बार कई तरह से किए, कई तरह की वेशभूषाएं बदल बदल के किया, कई तरह के सॉन्ग बना बना के किया, पर उसके बाद भी उसे पूरा नहीं किया, इस प्रदेश की इस देश की जनता को ठग लिया। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो जो कहते हैं वो कभी करते नहीं और जो दिखाते हैं वो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है सर, और हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ से भी जो है गेस्ट जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय आपसे करवा दें। छत्तीसगढ़ से बीजेपी से हमारे साथ वासु शर्मा जी है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं वासु जी आपका। और साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ गए हैं। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए हम एक एक करके रुख करेंगे आपका, लेकिन सबसे पहले हम बड़ी बातें बताते थे, 10 बड़ी बातें इस चुनाव से जुड़ी हुई। तो देख, मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। होशंगाबाद, खजुराहो, दमोह, टीकमगढ़, रीवा, सतना में वोटिंग। दमोह में मतदान शुरू नहीं करने पर पूर्व मंत्री भड़क गए, ये भी खबर सामने आई। सतना में भी 3 ईवीएम मशीनों में खराबी सामने आई है। 5वीं बड़ी बात, खजुराहो में मॉक पोल शुरू होने से पहले ईवीएम में खराबी दिखाई दी। और सिवनी मालवा में पुलिसकर्मी और बीएलओ के बीच में बहस हुई है मोबाइल को लेकर। टीकमगढ़ में बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों ने वोट डाला है। छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। कांकेर है, महासमुंद है, राजनांदगांव, जहां पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। और कांकेर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 3 बजे तक मतदान है। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वोटिंग से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें अब तक की आपने देख ली। अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन मेहमानों के साथ साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे मतदान केंद्रों का एक बार हम समझ लेते हैं, वहां पर क्या स्थिति, उसके बाद हम मेहमानों का रुख करेंगे। कवर्धा से संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, जरा मतदान केंद्र की तस्वीरें पहुंचाइए, कितना उत्साह यहाँ पर मतदाताओं में दिखाई दे रहा है और करीब करीब 1 घंटे के बाद अब क्या स्थिति वहां मतदान केंद्र पर दिखाई दे रही है, कितना उत्साह, कितनी बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं यहाँ पर? देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व पे हर कोई यहाँ पर साक्षी बनना चाहता है और सबसे पहले अपने काम निपटा करके यहाँ पर वोट देने पहुंच रहे हैं। कुछ हमारे साथ में ऐसे लोग थे जो शादी को छोड़ करके यहाँ पर वोट देने पहुंचे हुए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदर्श जो महिला बूथ है यहाँ पर, वहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें जो है काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर बनाया गया है। और जो राजनांदगांव सीट की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ पर जो संतोष पांडे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो प्रत्याशी हैं। और कहीं न कहीं महिलाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो सुबह का वक्त होता है और सबसे पहले वोट देने पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ धीमी गति रही है, क्योंकि सुबह गर्मी है, गर्मी के माहौल में कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ में। देखिए, एक बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, आप वोट देने पहुंचे हुए हैं, कितने साल के हैं? मैं 91 प्लस। देखिए, 91 प्लस के हैं और यहाँ पर वोट क्या इस बार मुद्दे हैं? मेरे पास तो कोई मुद्दा नहीं है, बिना मुद्दे का रह गया हूं मैं। फिर भी एक मुद्दा, किस मुद्दे को लेकर के वोट करें? एक सिटीजन के नाते कर रहा हूं मैं। सीनियर सिटीजन के नाते वोट करने पहुंचे। देखिए, ये बूथ में जो है यहाँ पर जो लाइन लगना शुरू हो गई है, क्योंकि धूप बढ़ते जा रही है और धूप के साथ में यहाँ पर तमाम लोग हैं। यहाँ पर महिला मतदाता ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कामकाजी महिलाएं होती हैं, वो सबसे पहले मतदान करने के बाद में कोई घर के कामकाज करने पहुंच रहे हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है, 238 ये बूथ क्रमांक है। यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी वोट करने पहुंचते हैं। तो कुल मिला के देखिए, जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। क्या नाम है आपका? रविंदर। क्या है इस बार मुद्दे? क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? और देश का विकास करें मोदी जी। विकास जी। ये कुछ फर्स्ट टाइम वोटर भी है, पहली बार वोट डालने पहुंचे? हाँ, नहीं, हाँ, पहली बार है लोकसभा का। क्या मुद्दा है? वही देश का हित। देश का हित कौन कर रहा है? देश का मोदी जी।
मोदी जी, ये सारे लोग, ये कुछ और भी महिलाएं हैं। ये क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवांगन। क्या मुद्दे हैं इस बार? मोदी। देखिए, ये तमाम जो महिला हैं उनके अपने अपने मुद्दे हैं। देखिए, ये बुजुर्ग हैं जो 91 ईयर के हैं, वो वोट देने पहुंचे हुए, इनकी अपनी मुद्दे हैं। सीनियर सिटीजन है। हालांकि यहाँ पर तमाम जो बूथ में व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर जो ऐसे दिव्यांग है, दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था की गई है, तो कहीं न कहीं जो जिस तरह से यहाँ पर सुबह से ही जो मतदाता हैं वो बूथ पहुंच रहे हैं और वोट देने पहुंच रहे हैं। ठीक है, बातचीत जारी रखिएगा संतोष, लेकिन मध्य प्रदेश की एक प्रमुख सीट खजुराहो, यहाँ भी चलते हैं। हमारे साथ सूरज इस वक्त यहाँ से जुड़े हुए हैं। सूरज, तस्वीरें दिखाइए और कितना उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में। हालांकि यहाँ चुनाव भले ही अभी शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि एक तरफा है, लेकिन ये मतदाता तय करेंगे। फिलहाल जरा मतदाताओं के मन को भी टटोलने का प्रयास करिए, किन मुद्दों को लेकर वो आज वोट करने के लिए पहुंचे हैं और कितना उत्साह नजर आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, चाहे 1 घंटा लगभग हो चुका है मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो रुझान है मतदाताओं को बढ़ता नजर आ रहा है। पूरे स्कूल में देखें तो 6 से 8 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उसमें लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। खासतौर से धूप भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही, कुछ लोग भी मतदान कर आए हैं। उनसे भी देखिए, ये एक जागरूक मतदाता है। कैमरा देखते ही उन्होंने अपनी उंगली दिखा दी कि हाँ, मैं अपने वोट का प्रयोग, मत का प्रयोग करके आया हूँ। दादाजी, क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं इस बार और माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है और देश का बहुत विकास हुआ है। और 10 साल में जो मैंने 44 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर विकास देखा है वो पहले कभी नहीं देखा। और ये बढ़ते हुए विकास का उम्मीद करता हूँ और 10 साल तक मिल जाएगा तो शायद यह भारतवर्ष का सबसे बेहतर एक विदेशी पर्यटकों के और इंडियंस के आने का एक बहुत अच्छा आय का स्रोत भी बन रहा है। और इससे हमारे को देखते हुए मुझे गर्व होता है कि मैं भारत में जन्मा हूं और मेरी सरकार बहुत आगे तक इस देश को ले जाना चाहती है। विदेशों में भी हमारे देश का नाम हो रहा है। इसके लिए मुझे गर्व और खुशी होती है कि मेरा जन्म भारत भूमि पर हुआ है। और मैं यही आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, इसी तरह से देश के विकास के लिए जो भी पार्टियां हैं वो सारी देश के विकास के लिए लग जाएं तो शायद है कि यहाँ पर राम राज्य स्थापित हो जाएगा और बड़ी खुशियां हैं। गंभीर बात कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में विकास हुआ है। ये वो धरती है जो खासतौर से संस्कृति की धरोहर, वैश्विक धरोहर इसे माना जाता है। और खजुराहो यदि हम बात करें तो राजधानी भोपाल से 600 से 700 किलोमीटर की दूरी के इस किनारे पर ये सीट आती है, लोकसभा की सीट है जहां विधानसभा में हम खड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं लोग किस प्रकार से आकलन कर रहे हैं, चाहे वो देश को वैश्विक स्तर पर दुनिया के सामने रखने की बात हो या आर्थिक रूप से देश को मजबूत करने की बात हो, शैक्षणिक रूप से, और खास तौर से हम धर्म परंपरा सनातन के को लेकर भी लोग यहाँ पर बात करते नजर आ रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, हर एक वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं और हर एक बाधा को पार करके लोग पहुंचेंगे। एक दिव्यांग साथी भी हमसे बात करेंगे। आप लोग वोट देने आ रहे हैं तो मन में किस प्रकार की ये चीजें रहती हैं कि हाँ, कैसे व्यक्ति को वोट करना है? अच्छे व्यक्ति को वोट करना है जो हमारा भविष्य का काम दे सके। देखिए, महिलाएं भी एक तरफ नजर आ रही हैं, इनसे भी बात करेंगे। अम्मा, वोट देने जा रही हो, क्या चीजें हैं मन में कि कैसे आदमी को वोट देना है? ये ना है जो हमें सहयोग दे। देखिए, कुल मिलाकर सूरज यही बात है कि जो भी सरकार आए, जो भी प्रत्याशी हो, जो भी सांसद यहाँ से चुने जाएं, मजबूत होना चाहिए, ऐसा जो क्षेत्र का विकास कर सके, जो कि दिल्ली में संसद में इन लोगों की आवाज को बुलंदी के साथ उठा सके, जो देश के विकास में सहयोग कर सके, ऐसा सांसद इन्हें यहाँ से चाहिए। और मुझे लगता है कि हर एक मतदाता का अपना अपना ही हिसाब से वोट करने के लिए जाता है। उसके अपने खुद के मुद्दे होते हैं और स्थानीय मुद्दे, बाहरी मुद्दे और पूरे देश के मुद्दे, तमाम मुद्दों को लेकर वोट करने जाते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग हो रही है, 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हमारे साथ गेस्ट मेहमान बने हुए, उनके ओपनिंग रिमार्क्स लेने हमको वासु शर्मा जी बीजेपी के हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु जी, सबसे पहले आपसे ओपनिंग रिमार्क्स, क्या कुछ कहेंगे? फर्स्ट फेज में वोटिंग हो चुकी है, मतदान थोड़ा कम रहा है, सेकेंड फेज की बारी है, क्या कुछ कहेंगे? पहला आपका ओपनिंग रिमार्क। जी, सबसे पहले तो बंसल न्यूज के माध्यम से जितने भी लोकसभा सीटों में चुनाव हो रहे हैं, मैं वहां के मतदाताओं से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और अधिक से अधिक योगदान दें, चाहे लोकतंत्र फुल आगे बढ़ सके। देखिए, आपने छत्तीसगढ़ की बात की, जब बस्तर में चुनाव हुए और बस्तर के बाद से ही कांग्रेस की बौखलाहट छत्तीसगढ़ में नजर आने लग गई है
और आज यहाँ तीन लोकसभा सीट में चुनाव है, हमारे पिछले बार भी हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इस बार भी हम अच्छे मतों से जीतेंगे। उसका आधार है क्योंकि हमारी 4 महीने की सरकार ने, विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के अंदर काम करके दिखाया है। हमने जो मोदी की गारंटी को जनता के सामने, विधानसभा के सामने रखा था, उसको मुख्यमंत्री जी ने 4 महीने के अंदर पूरा कर दिया है। आप 18 लाख आवास की बात कर लीजिए, बकाया 2 साल बोनस की बात कर लीजिए, महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से ऊपर महिलाओं को पैसे मिलने लग गए, 2 किस्त उनके खाते में चले गई। 21 क्विंटल 3100 रुपए में समर्थन मूल्य के धान खरीदी हो रही है, जो कांग्रेस के समय खरीदी होती थी उससे प्रति एकड़ 20,000 रुपए ज्यादा किसानों को मिल रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा था पिछले सरकार में पीएससी स्कैम, जो पीछे के दरवाजे से अधिकारियों और नेताओं के बच्चों की भर्ती कर गई। 9 लाख अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ में हैं जो पे एग्जाम दिलाते हैं, लेकिन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी ने कहा। तो ये युवा नहीं भूले, उसकी सीबीआई जांच की सिफारिश माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। तो हमने काम करके दिखाया, हम काम के बूते हैं और हमारे पास मोदी जी जैसा चेहरा है देश में जो देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन राजनांदगांव जैसी सीट आपको थोड़ी चैलेंजिंग लग रही है क्या? पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर सामने है। बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है, बल्कि राजनांदगांव सीट तो हमारे बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि तानाशाह थे। उनके भरे मंच में कांग्रेस के कार्यकर्ता कह दिए कि 5 साल तक राजनांदगांव की जनता का आपने सूद नहीं ली, लेकिन आप चुनाव है तो आज राजनांदगांव में आ रहे हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं, तो हमको उनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसी कई सीटें हैं वासु शर्मा जी जहां पर आपने भी कैंडिडेट को बदला है, तो अब विपक्ष की तरफ से भी उस पर सवाल पूछे ही जा रहे हैं ना सर। हमने पहले चरण में भी उसे सुना, उस पर भी आपका जवाब लेंगे। कंगवानी जी, आंकड़ों के साथ आपके साथ ही बैठे हुए हैं, 4 महीने के आंकड़े और 10 साल के आंकड़े उन्होंने गिना दिए कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं आवास योजना को लेकर, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन ये बात तो सही है ना कि भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री को बैन कर दिया गया था। जो वादे उन्होंने किए बीजेपी सरकार ने, वीरनपुर हिंसा और पीएससी घोटाला, सीबीआई की एंट्री हुई है, जांच भी अब की जाएगी, आदेश भी जारी हो चुके हैं। इन्हें लेकर तो सरकार ने घेरा था जब बीजेपी थी उस वक्त, और आप सरकार में बैठे थे छत्तीसगढ़ में। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी। सबसे महत्वपूर्ण है कि ईडी, आईटी, सीबीआई जो कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस जो सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, उसका आर्टिकल पढ़िए, 25 लोगों पर ईडी द्वारा कार्रवाई की गई, उसमें से 23 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी जुटाव पार्टी हो चुकी है। दूसरे मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अगर मैं नांदगांव की बात करूं, सबसे पहले नांदगांव में ज्यादातर जो वोटर्स है ओबीसी वर्ग से। हमारे भूपेश बघेल जी 6 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री, लगातार पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष। इनके जो संतोष शर्मा है, जो पूरी तरह निष्क्रिय सांसद, वहां लापता सांसद, वो अपने चुनाव बचा के जा रहे हैं, तो गांव में उनको आने के लिए रोक दिया जा रहा है। तो उसके मुकाबले ज्यादा जनाधार वाले, ज्यादा आक्रामक, ज्यादा लोकप्रिय नेता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि नांदगांव का चुनाव बुरी तरह हारने वाली है, इसलिए इनके गृह मंत्री इस प्रकार के वोटों के ध्रुवीकरण का, धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन आप ये देखिए ना सर, विधानसभा में जो है जनता ने आपको जवाब दिया था, ये उससे क्या कुछ सीखे आप, और लोकसभा में इसके लिए क्या मजबूती के साथ प्रयास कर रहे हैं, ये सब चीजें, तमाम चीजों पर बातचीत हम करेंगे। लगातार जो है हमारे साथ चारों ही गेस्ट बने हुए हमारे संवाददाता जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा सर, आऊंगा आपके पास, और इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए चप्पे चप्पे पर, और अलग अलग मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं, और वहां पर क्या कुछ स्थिति है वो जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल एक छोटे से चुनाव से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें अब तक की जल्दी से आप तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद हम तमाम राजनीतिक मेहमानों और सहयोगियों से आगे चर्चा करेंगे। तो अभी तक की 10 बड़ी बातें इस चुनाव से जुड़ी हुई, दूसरे चरण की 6 सीटें मध्य प्रदेश की, जिस पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। ये महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें भी इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद, खजुराहो, दमोह, टीकमगढ़, रीवा, सतना। दमोह में हालांकि मतदान शुरू नहीं होने पर पूर्व मंत्री के भड़कने की भी जानकारी मिल रही है, वो नाराज हो गए। सतना में 3 ईवीएम मशीनों में खराबी आई है। खजुराहो में मॉक पोल शुरू होने से पहले ईवीएम मशीन में खराबी की जानकारी मिली थी। सिवनी मालवा में पुलिसकर्मी और बीएलओ के बीच बहस हो गई यहाँ पर किसी बात को लेकर। टीकमगढ़ में बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों ने यहाँ वोट अपना कास्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 3 सीटें जिन पर इस वक्त वोट पड़ रहे हैं। कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव सीट, यहां पर छत्तीसगढ़ में वोट डाले जा रहे हैं। कांकेर की 3 विधानसभा क्षेत्रों में 3 बजे तक मतदान होगा, क्योंकि ये संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। और देखिए हमारे साथ गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम
होशंगाबाद चलते हैं। पहले होशंगाबाद से हमारी सहयोगी रंजना इस वक्त जुड़ गई हैं। रंजना, क्या कुछ आप तस्वीरें देख पा रही हैं, कुछ अनोखी तस्वीरें जो मतदान के लिए प्रेरित करें, आपको दिखाई दे रही हैं? जी ललित, बिल्कुल। नर्मदापुरम में अगर देखें तो मतदाता बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और इसी के साथ ही अब इस बूथ पर जो राज्यसभा सांसद है माया नरोलिया, वो भी पहुंच गई हैं मतदान करने के लिए और उनके साथ उनका जो पूरा परिवार है वो भी यहां पर पहुंचा हुआ है अपने मताधिकार का प्रयोग करने। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको नजर आ रहे होंगे दूल्हा जो कि बारात लेकर जा रहे हैं, लेकिन बारात ले जाने से पहले वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। माया जी, क्या उम्मीदें आपको यहाँ पर नजर आ रही है? आप खुद मतदान करने के लिए पहुंची है इस बूथ पर। मैं खुद मतदान करने यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर हर मतदाता जागरूक है, क्योंकि हर मतदाता देश के लिए, भारत माता के लिए, राष्ट्र के लिए मतदान करना चाहता है। और ये लंबी लाइन ये बता रही है कि यहाँ पर मतदान का प्रतिशत भी बहुत अच्छा होगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये जो जनसंपर्क किया था, आपको लग रहा है जो अवेयरनेस की थी उसका असर दिख रहा है या फिर कुछ और चीजें हैं जिसका असर यहाँ पर आज नजर आ रहे हैं मतदाताओं के माध्यम से? नहीं, एक तो हम लोगों ने जो एक प्रचार प्रसार भी किया था कि वोट जरूर डालिए, अपने मत का प्रयोग जरूर करिए, उसका भी असर है। और मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। मतदाता स्वयं समझने लगा है कि अगर हमारा एक वोट से हमारे देश का, राष्ट्र का निर्माण और हमारे भारत माता का वैभव अगर बढ़ता है तो हमारा एक वोट बहुत जरूरी है। ये मतदाता की खुद की भी प्रबल इच्छा है। आप जब राज्यसभा सांसद हैं यहाँ से, तो आप जब मतदाता इतना भरोसा दे, कितनी जिम्मेदारियां आप लोगों की बढ़ जाती हैं इस नाते? हमारी जनता के प्रति पूरी जिम्मेदारियां हैं और जनता का विश्वास हम लोगों ने जीता है। उस विश्वास का परिणाम है कि आज आप देख रही हैं कि यहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगी है और यहाँ पर का माहौल भी आप देख रही हैं, बहुत शांतिपूर्ण माहौल है। मतदाता पूरी तरीके से सजग और सक्रिय है। और दूल्हे राजा की 10 बजे बारात जानी है, लेकिन जैसे मैंने दूल्हे राजा से कहा कि सबसे पहले वोट डालिए फिर बारात लेकर जाइए, तो दूल्हे राजा यहाँ पर आए हैं वोट डालने। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दूल्हा है वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात इनकी ये है जया और ललित कि ये पहले मतदान करने के लिए आ रहे हैं, फिर बाद में यहाँ से अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाएंगे। तो आप यहाँ से बारात लेकर जाएंगे जी? तो सबसे पहले मतलब पहले जाने से पहले आप यहाँ पर पहुँचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने, क्या और लोगों से कहना चाहेंगे? सबसे पहले वोट दें, उसके बाद ही बाकी काम करें। पहले वोट जरूरी है। आपने जो आपकी धर्म पत्नी है वो कहाँ की है? वो इसी क्षेत्र से है क्या? देवास से हैं। आप यही बात कहेंगे जब उन्होंने भी कहा पहले वोट दीजिए फिर बाकी काम। आपके परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं? सदस्य आ रहे हैं घर से अभी। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं जया, जो कि आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, खास करके वो जो कि दूसरों के लिए प्रेरणादायक तस्वीरें हैं। और माया नारोलिया की जो बेटी है वो भी यहाँ पर मतदान, बहू और बेटी भी हैं। अच्छा, आप बताइए कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर, आप महिला हैं, मतदान करने के लिए पहुँच रही हैं और कितना ज़्यादा उत्साह यहाँ पर लोगों में नजर आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? अब मतदाता अत्यधिक जागरूक हो गया है। पहले घर घर से लाना पड़ता था, अब मतदाता सुबह से उठ के सबसे पहले वोट डालने आ रही। गृहिणियां भी आप देख रही हैं लाइन में लगी हुई हैं और सभी पहले मतदान करना चाहती हैं, बाद में घर का काम करना चाहती हैं। तो मतदाताओं में जागरूकता है अपनी सरकार चुनने के लिए, अपना नेता चुनने के लिए। और मैं महिला मतदाताओं से अपील करूंगी कि सारा काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करें, क्योंकि यही एक मौका है जो 5 साल के लिए आपकी एक अच्छी सरकार और अच्छा नेता चुनने में आपको सहयोग करेगी। बिल्कुल। आपने तो यहाँ पर रंजना, आप बातचीत आगे जारी रखिए, लेकिन कुछ और तस्वीरें इसी तरह की हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। दमोह से भी एक तस्वीर जल्दी से हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद हम मेहमानों का रुख करेंगे। देखिए, ये खास बात है क्योंकि पहले चरण में भी हमने देखा है, वेडिंग सीजन क्योंकि चल रहा है, तो दूल्हा दुल्हन अपनी शादी से पहले या अपने नए जीवन की शुरुआत से पहले सबसे पहले अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। दमोह से भी कुछ ऐसी तस्वीरें, अभी आपने होशंगाबाद नर्मदापुरम को देखा और अब दमोह से तस्वीरें देखिए। लोकतंत्र के इस महापर्व के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जैसे भी कहा गया है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, ऐसा ही अपना एक महत्वपूर्ण काम छोड़कर एक दूल्हे राजा यहाँ पर पहुँचे हैं। जी हाँ, ये हैं तुलसीराम रैकवार, आज इनकी शादी है। आप देख सकते हैं कि
अभी अभी इनको हल्दी चढ़ी हुई है और हल्दी लगाने के बाद ये सीधा वोट करने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्या वजह थी, कितना ज़रूरी इनको ये काम था। इनकी शादी काफ़ी महत्वपूर्ण काम थी, बावजूद इसके ये सबसे पहले यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँचे। जी क्या वजह थी कि आप अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पर वोट करने आए हैं? मतदान देना मेरा परम अधिकार है, इसलिए मैं सबसे पहले अपने सारे काम छोड़ के अपना अधिकार लेने आया। आज शादी है आपकी, हल्दी भी चढ़ी है, कैसे आने दिया घर वालों ने? घर वालों ने बोला था आज अपना मतदान के लिए जाना आपके लिए उचित है, आप भी जाइए। और मुझे भी पहले से था कि मेरी शादी है, उस दिन वोट है, लेकिन मैं शादी को सारे कार्य छोड़ के मैं अपना वोट देने जाऊंगा, अपना मतदान देने जाऊंगा। कहाँ हुई है शादी आप? हमारी शादी लोकल में ही दमू हुई है। आपने अपनी होने वाली धर्मपत्नी से भी कहा कि वोट डालें? हाँ, धर्मपत्नी से भी बोला हमने, आप अपने सारे कार्य छोड़ के पहले अपने वोट डालने के लिए जाइए। कैसा लगा जब आपने आज वोट किया? बहुत बढ़िया लगा हमारे लिए। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? आप जनता से सबसे यही कहना चाहेंगे कि कुछ भी कार्य हो, लेकिन अपना मतदान अधिकार जरूर पाएं और वोट देने के लिए स्वयं जाएं। कुछ भी कार्य हो, लेकिन सारे कार्य छोड़ के अपना मतदान जरूर दें। बिल्कुल, ये है तुलसीराम, आज इनकी शादी है। आप देख सकते हैं कि हल्दी चढ़ी हुई है। हल्दी लगाने के बाद सीधा वो अपना मतदान करने के लिए आए। रात में ये घोड़ी चढ़ेंगे, इनकी बारात निकलेगी, लेकिन उसके पहले उन्होंने आम लोगों को संदेश दिया है कि कितना ही महत्वपूर्ण काम है उसे छोड़ दें और सबसे पहले वोट दें। मनीष सोनी, बंसल न्यूज़, दमोह। चलिए, और मेहमानों का अब जल्दी से रुक कर लेना पड़ा। अजय गंगवानी जी, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए, क्योंकि ब्रेक पर जाते समय थोड़े से नाराज आप हो गए थे। अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुक करूंगी। हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार घबराई हुई है, क्योंकि पूरे देश में ये चर्चा है कि दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ, ये है भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ। तो लगातार उसके बाद इस प्रकार के माननीय मोदी जी के बयान आ रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट, उनका गुस्सा दिख रहा है। देखिए, 3 छत्तीसगढ़ की बात करूं, 3 यहाँ पे मेन उसमें चुनाव है। नांदगांव मैंने स्पष्ट रूप से कहा, 5 विधानसभा पे कांग्रेस का कब्जा है और 3 पे भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के जो संतोष पांडे है, उनके मुकाबले हमारे भूपेश बघेल, ओबीसी के कदावर नेता, ज्यादा लोकप्रिय, ज्यादा धनाधार वाले, ये वही संतोष पांडे है जिसके लिए वहां के जनता लगातार विरोध कर रही है। निष्क्रिय सांसद और लापता सांसद के बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं महासमुंद की बात करूं, साहू वोटर्स की संख्या ज्यादा, हमारे दामोदर साहू जो 4 बार के विधायक, 1 बार के सांसद, एआईसीसी के ओबीसी वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और साहू समाज का लगातार जन समर्थन मिल रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में से 9 में से 7 सांसदों को टिकट काटनी पड़ी। अगर ये सांसद सक्रिय थे तो मुझे बता दीजिए, महासमुंद में चुन्नीलाल साहू जो निष्क्रिय रहे, उनको टिकट काटनी पड़ती है। कांकेर में मोहन मंडावी जो भाजपा के सांसद, उनकी टिकट काटनी पड़ती है। आज महासमुंद में तो आपने भी तो दीपक बैस को टिकट नहीं दिया है। गंगवानी जी, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है सर, ये बात बिल्कुल सही है कि जिन 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, यहाँ की ज्यादातर विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है ना कि अगर आप निष्क्रिय सांसद जो आरोप लगा रहे हैं, आपके भी जो प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल जी, उनका तो कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं, उसे लेकर भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। जो जिस तरह से चुनाव से पहले वो अलग अलग मुद्दों से घिरते जा रहे हैं, एक तरफ विभा सिंह जी उन पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं, सिमी का एक जिक्र किया जा रहा है चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को लेकर, तो इस पर जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का फैलाएगा झूठ और भ्रम है। इनकी ईटी सेल ये समझ रही है कि भूपेश बघेल जो संतोष पांडे में बहुत भारी पड़े हैं और एक साइड वन साइड जीतने वाले हैं। तो इस प्रकार का देख लीजिए, कल या परसों आज माननीय गृह मंत्री का जो बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं वोटों को ध्रुवीकरण का प्रयास, धार्मिक और सामाजिक उन्माद फैलाने का प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आज ये महंगाई पे क्यों चर्चा नहीं करना चाहते, 45 साल के बेरोजगारी के रिकॉर्ड पे क्यों नहीं चल रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कह दूं, आज मोदी लहर का दावा किया जा रहा है। 3 उदाहरण देता हूं। आज महाराष्ट्र के अमरावती की जिनकी सांसद की प्रत्याशी है, नवनीत राणा का बयान सुन लीजिए कि भैया मोदी लहर वाली जैसी कोई बात नहीं है, आपको अपने दम पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं वासु जी का रुख करूंगा जी। जी, आज देखिए इंडियन एक्सप्रेस के मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास। वासु जी, हाँ वासु जी, वासु जी, ये जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का डर था आपको और आपने कई जगह के प्रत्याशियों को बदल दिया, जी वासु जी, एंटी इनकम्बेंसी का डर था, कहीं हार ना जाए। और एक और सवाल उनकी ओर से उठाया गया कि आप बेरोजगारी और महंगाई को लेकर बात नहीं करते, सर इस पर भी जवाब दीजिएगा।
देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात रही तो आपने पिछले लोकसभा ही देखा होगा, हमने 11 की 11 सीट काट दी थी। ये हमारी पार्टी की स्ट्रेटेजी है, हम किसको टिकट देते हैं ये पार्टी तय करती है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो दुर्ग लोकसभा के अलावा छत्तीसगढ़ में कहीं और प्रत्याशी नहीं दिख रहा है। दुर्ग लोकसभा के 4 प्रत्याशी अलग अलग छत्तीसगढ़ के लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां के नेता जो हैं वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी को खोजना पड़ रहा है कि चुनाव कौन लड़े भाई। तो दुर्ग लोकसभा में इनके 4 नेता जो पिछले समय विधायक मंत्री रहे हैं वो अलग अलग लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये बात मत करे। अब आप बताइए, बेरोजगारी की बात जब होती है तो ठीक है, मैं पहले तो छत्तीसगढ़ की बात मैं करता हूं। ये छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में ये कहते थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कहते थे कि छत्तीसगढ़ में 0.02% बेरोजगारी दर है, यानी इनके हिसाब से छत्तीसगढ़ में कोई भी बेरोजगार नहीं था। और यही सवाल जब विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष उठाए थे तो उस समय के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भी हुआ करते थे, तो वित्त मंत्री जी ने उस समय जवाब दिया कि हमने 5 साल के अंदर 20,000 के आसपास लोगों को सरकारी नौकरी दी है। एक तरफ आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी नहीं है और आप बेरोजगारी भत्ता भी बांटते हैं, वो भी चुनाव के आखिरी में वोट लेने के लिए। तो बेरोजगारी पे कांग्रेस पार्टी हमेशा सवाल उठाती है, लेकिन कुछ करते दिखती नहीं है। हमारा कांग्रेस पर बौखलाहट की बात जब हमारे अजय भाई कर रहे थे, भूपेश बघेल जी अपने ही कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कर रहे हैं। और स्लीपर सेल किसे कहा जाता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आतंकवादियों को स्लीपर सेल कहा जाता है। तो अपने कार्यकर्ताओं को वो स्लीपर सेल कह रहे हैं, इससे बड़े। और आप देखिए, यही राजनांदगांव के अंदर का वर्दा आता है। भगवा ध्वज का अपमान उस 5 साल की पिछली सरकार में कैसे हुआ, बीरनपुर मामला देख लिए। साहू समाज के लिए बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन एक साहू समाज की युवक की हत्या हो जाती है, उनके उस समय के गृह मंत्री को देखने नहीं जाते हैं, ना साहू समाज की पूछ करते हैं। साहू समाज की जनता ने इनको सबक सिखाया है। वासु जी, इसीलिए आरोप लगते हैं कि ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है। शिवम जी, आप इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि आप चाहे छत्तीसगढ़ की बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए, मैं लौटूंगी सर आपके पास, लेकिन देश भर में एक तरह से विपक्षी ओर से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी देखिए दूसरे चरण में फिर से हिंदू मुस्लिम करने लगी है, फिर से मुसलमानों को आप लेकर आ गए, जबकि हमने तो ऐसा कोई वादा या कोई वचन या घोषणा तो हमने अपने घोषणा पत्र में की नहीं है। तो मुसलमानों को लेकर बात क्यों हो रही है? हम तो अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी, ये आरोप है आप पर। देखिए जया जी, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है या जहां पर वह सरकार में है, उनकी जो नीतियां हैं, दोनों को ही आप देखेंगे तो उसमें मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों ही चीजों में तुष्टीकरण का पुट साफ तौर पर नजर आएगा। इनकी कर्नाटक में सरकार है, वहां पर इन्होंने जो ओबीसी आबादी के लिए आरक्षण होता है उसमें कुछ मुस्लिम जातियों को जबरदस्ती घुसा दिया है। यह तथ्य पूरा देश जानता है। आज आप उसको लेकर के रिपोर्ट देख लीजिए। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था उसमें विशेष तौर पर कहा था कि जब तक कोई मुस्लिम जाति ऐतिहासिक रूप से पिछड़ी न रही हो उसको बाद में किसी भी तरीके से ओबीसी के आरक्षण में या फिर जो आरक्षण के प्रावधान है उसके तहत जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने प्रयास किया। फिर अपने घोषणा पत्र में इन्होंने विशेष तौर पर कहा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको हम संरक्षित और सुरक्षित करेंगे। तो वहां पर यह तुष्टीकरण का एक बार आधार लेकर के आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उस पर जो हम राजनीतिक दल हैं तो हमारी प्रतिक्रिया आएगी कि हम एक देश में 2 विधान नहीं चलने देंगे कि एक मजहब और पंथ के लिए अलग कानून हो और दूसरे के लिए अलग हो। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस के ही वचन पत्र में है कि हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, मुस्लिम समुदाय से आने वाले बच्चों को अलग से शैक्षणिक आधार पर आरक्षण प्रदान करेंगे। यह तमाम चीजें कांग्रेस के घोषणा पत्र में है और आपका जो बयान है आप अपना घोषणा पत्र एक करके सर, मैं आपके पास भी आऊंगा। कांग्रेस चाहती है कि उसको देखो, उसके बाद बात करो। देखिए आराम से चलिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के सभी मतदाता भाई और बहनों से मेरा विनम्र अपील है कि आप सभी लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के सभी मतदाता भाई और बहनों से मेरा विनम्र अपील है कि आप सभी लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों।
तो देखिए अपील भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री की इस लोकतंत्र का महापर्व है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटें और वोट करने के लिए जाएं, क्योंकि आपका अधिकार है और आपकी ही चुनी हुई सरकार आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका वोट बड़े काम का है। बिल्कुल, वीडी शर्मा भी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं जल्दी से। बड़ी संख्या में निकल रहा है और 5 वर्ष मेहनत करते तो टेंशन का आएगा। जो विद्यार्थी वर्ष भर मेहनत करता है वो परीक्षा के दिन टेंशन नहीं करता। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जनता का संकल्प है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है, इसलिए इस बार खजुराहो में इतिहास बनेगा। मेहनती छात्र होने के नाते हमने देखा विधानसभा चुनाव में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं तो पूरे प्रदेश की भी चिंता है और खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं तो दबाव भी ज्यादा, उसके बावजूद भी रिलैक्स। तो यही है कि जो साल भर मेहनत है 5 साल में, बार मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें जीतेंगे, खजुराहो में इतिहास बनेगा। लगातार चलिए, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को इस वक्त आप सुन रहे हैं और काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट है, काफी रिलैक्स मूड में भी वो नजर आ रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। शिवम जी, अपनी जल्दी से बात पूरी करिए और मैं निवेदन कर रही हूँ कि ऐसे बात रखिएगा दोनों ही, रवि जी और आप भी, कि जनता तक कम से कम आवाज पहुंचे और जनता को समझ में आए कि आप लोग क्या क्या पक्ष रख रहे हैं। और इसके तुरंत बाद रवि जी और उनकी पूरी बात जल्दी से। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कांग्रेस ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमारे देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको जातियों के आधार पर, वर्गों के आधार पर संघर्ष की स्थिति में लेकर के जाना और अल्पसंख्यक वोटों का अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करके इस देश की सत्ता पर येन केन प्रकारेण काबिज हो जाना। तो स्वाभाविक तौर पर जो पार्टी इस देश के मेहनतकश लोगों का, गरीब लोगों का, मजदूरों का उनके पराक्रम और परिश्रम के माध्यम से संचित किया हुआ धन पर डाका डालने का प्रयत्न कर रही है, तो देश की जनता चुनाव में उनको जवाब देने का काम करेगी। जो कांग्रेस पार्टी दलित वर्ग के आरक्षण में मुसलमानों को घुसाने का प्रयास कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण में 7% अलग से मुसलमानों का देने का संघर्ष कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पर उस पार्टी का चरित्र और चाल पूरा देश देख रहा है और उनको चुनाव के परिणामों में देखने को मिलेगा कि जनता ने उनको बुरी तरीके से खारिज करके अपना मत स्पष्ट कर दिया। रवि जी काउंटर कीजिए, अब आप अपनी बात पूरी तरह से रखिए, कोई टोकेगा नहीं। एक तो ये अंशुल पहले कांग्रेस में हमारा बच्चा था, अभी बीजेपी में चला गया है, इसको कुछ मालूम नहीं है बीजेपी के बारे में कुछ भी बात करना। मैं तो केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 10 साल हो गए मोदी जी को, आज भी कब्रिस्तान, शमशान, मुसलमान, मंगलसूत्र है और इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। भाई बताओ ना, तुमने कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, 20 करोड़ नौकरियां कहां हैं? बल्कि आज बेरोजगारी इस देश में भयावह रूप से खड़ी हुई है, 43% बेरोजगारी है। आप अगर देखें तो चारों तरफ जो आपने वादे किए थे, चाहे बुलेट ट्रेन का वादा हो, चाहे अच्छी ट्रेन का वादा हो, चाहे लोगों को अच्छा जीवन यापन देने की बात हो, सबका नाश सबका विनाश की बात आपने कर डाली है। आप देखें 80 करोड़ जनता आज 5 किलो अनाज पर अवलंबित हो गई और आप कह रहे हैं हमारे पास मैंने उनको रोका था। शिवम में आपके ठीक है, नागरिकों को नहीं बांट रहे हैं, ये हमारे किसानों के परिश्रम के बल पे मैं उनको बोलता हूँ। शिवम प्लीज देखो, मैंने उनको रोका, आपके पास आएंगे, एक एक करके आएंगे। आपने 18 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके कैसे काउंटर कीजिएगा। लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए। ठीक है। आप क्या, मैं उनसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ। शिवम जी, मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आप जवाब दे रहे हैं। मुझे बताइए कि आप तमाम मुद्दे थे आपको, चलिए एक शिवम जी एक एक करके, मैंने आपके लिए उनको भी टोका था। ठीक है, नहीं धमतरी ठीक है सर। चलिए धमतरी लिए चलते हैं, यहाँ से हमारे सहयोगी शायद हमारे